हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ विकास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीए नेट जेआरएफ यूनिट 1 ऑफ अ पेपर टू मैनेजमेंट। ओके, सो इसमें जो कॉमर्स वाले हैं और मैनेजमेंट वाले हैं उनका भी ये सब्जेक्ट सिमिलर है, सेम है, मैनेजियल इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो वो लोग भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लेसन्स के लिए या जो भी आपके डाउट्स हैं उनके लिए। सो इससे पहले हम 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के। आज हम 10 से लेकर 20 क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। हमारा टारगेट है जो वो रहेगा 10 क्वेश्चन का, 100 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा हमारा टोटल। ठीक है, और ये जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। डोंट थिंक डैट कि ये क्वेश्चन हम कहीं से प्रैक्टिस वाले ले रहे हैं या कहीं से भी ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल एनटीए वाले जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल जाए कि कैसे एग्ज़ाम आ रहा है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे फॉर्मेट आ रहा है उनका, और कैसे हमने उसको सॉल्व करना है, ताकि जो नोट्स आपके पास हैं वो भी आपको पता चल जाए कितनी इफेक्टिव हैं। जो बुक्स आपके पास हैं वो भी आपको पता चल जाए कि कितना सपोर्टिव है वो बुक्स आपके लिए। ठीक है, सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डिस्कस करते हैं आज का सेशन। सो ये देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ 2 कमोडिटीज़ आर कॉम्प्लीमेंट्री देन रेज इन द प्राइस ऑफ 1 कमोडिटी विल इंड्यूस। अगर हमारे पास 2 कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटीज़ हैं, उनमें से किसी एक का प्राइस ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, सो दूसरी कमोडिटी इफेक्टिव होगी तो किस तरह से होगी, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस चीज़ का। ठीक है, सो उसका मीनिंग ये होगा, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है हमारे लिए, कमोडिटीज़ क्या हैं, गुड्स भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्या है। ठीक है, अब 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पे, एक तो सब्स्टिट्यूट्स हो जाता है, सब्स्टिट्यूट्स भी समझ लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री भी समझ लेते हैं। सो सब्स्टिट्यूट्स ऐसे होता है कि मान लीजिए एक चाय की दुकान है, ठीक है, और एक कॉफ़ी की दुकान है। ठीक है, अब चाय की दुकान पे आपको कप मिल रहा है 10 का, कॉफ़ी आपको मिल रही है 20 रुपये की। एकदम से आपने क्या किया कि जो 10 रुपये की कॉफ़ी है आपने 20 की देनी शुरू कर दी। ठीक है, सो अब क्या हुआ इसमें, आप क्या करोगे, आप जो चाय है आपकी वो 10 की जगह 20 की आपने बेचनी शुरू कर दी। पहले आपका चाय का कप 10 का था, फिर उसके बाद आपने उसको 20 का कर दिया, तो लोग कहाँ पे भागेंगे दोबारा, कॉफ़ी की तरफ, क्योंकि कॉफ़ी भी 20 रुपये की है, तो चाय कौन पिएगा 20 रुपये की, है ना। सो अब यहाँ पे एग्जांपल जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं सब्स्टिट्यूट का। सो सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं, जब आपको एक मतलब सेम प्रोडक्ट नहीं मिलता या उसमें प्राइस ज़्यादा हो जाता है या आप उससे सेटिस्फाई नहीं रहते, तो उसी तरह का दूसरा प्रोडक्ट आप बाय कर लेते हो, डैट इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूट्स। सो अब सब्स्टिट्यूट्स क्या है हमारे पास, चाय और कॉफ़ी में से कॉफ़ी हमारे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट्स हैं। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री की बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटीज़ वो होती हैं जो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होती हैं। ठीक है, जिनका कनेक्शन एक दूसरे के साथ इन्वर्स होता है, मतलब अगर एक के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ा तो दूसरे के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए गाड़ी, जैसे कि गाड़ी पेट्रोल से चल रही है, एक कार पेट्रोल से चल रही है, आपने 2 गाड़ियाँ लेनी है, 2 कार से लेनी है आपने, लेकिन अब हुआ क्या है यहाँ पे कि पेट्रोल का जो प्राइस है वो 50 से 100 हो गया। ठीक है, सो आपकी जो डिज़ायर थी 2 गाड़ियाँ लेने की, तो आपने सोचा कि महंगा हो गया है पेट्रोल, तो 2 गाड़ियाँ लेके क्या करेंगे, तो आपने एक गाड़ी बाय कर ली। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए कि मिल्क का रेट ज़्यादा हो गया। अब मिल्क से आप क्या करते हो, कॉफ़ी बनाते हो, चाय बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, उसमें शुगर यूज़ करते हो। ठीक है, जैसे ही मिल्क का रेट बढ़ेगा तो उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो शुगर पे भी पड़ेगा। जो चीनी का रेट है वो भी उसमें भी क्या होगा कि उसकी डिमांड कम हो जाएगी चीनी की। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है इसको, बाकी प्रैक्टिकली मैंने आपको बता दिया कि कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट्स कमोडिटीज़ और गुड्स क्या होते हैं। यहाँ पे अगर एक के ऊपर प्राइस ज़्यादा होगा तो दूसरी कमोडिटीज़ की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, लाइक मिल्क और शुगर। तो इसमें कौन सा राइट आंसर है हमारा, ये देखिए, बैकवर्ड का मतलब डाउनवर्ड शिफ्ट भी बोल सकते हैं हम इसे, बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड फॉर द अदर कमोडिटी। सो लेट्स सी, if 2 goods are complements, this means that a raise in the price of one commodity will induce a downward shift in demand for other commodities. Clear? So सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी के ऑप्शन अगर हम देखें यहाँ पे है कि आ रेज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, जब एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में तो दूसरे की डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, सो
इसमें क्या है कि दूसरी कमोडिटीज़ की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, पहली कमोडिटीज़ का इफेक्ट दूसरी पे पड़ना चाहिए ताकि उनका जो इंटर रिलेशन है, जो उनका रिलेशन है वो इन्वर्स हो सके। ठीक है, इन्वर्स हो सके। और अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो डायग्राम इसका आप ऐसे ले सकते हो, यहाँ पे ये एक्स हो जाएगा हमारा, ये वाई हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हम इसे बोल सकते हैं, ये पहला गुड्स हो गया हमारा, यहाँ पे ये दूसरा हो गया। ठीक है, ऐसे हम इसका डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसमें। चलो, सो आई होप कि वो वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, इसमें अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल छोटा सा भी अगर आपको डाउट लगता है इसमें कोई, तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उसको क्लियर करवा दूँगा। ठीक है, सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्योरली कम्पिटिटिव मार्केट। सो ये हमने यहाँ पे ज़रूर देखना है क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि क्या उसमें लिखा हुआ है। अब कम्पिटिटिव मार्केट आगे प्योरली कम्पिटिटिव मार्केट लिखा हो, अब काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है इस चीज़ का। सो व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्योरली कम्पिटिटिव मार्केट। सो इस तरह की मार्केट जिसमें कंपटीशन हो, प्योरली कंपटीशन हो, जहाँ पे मतलब अच्छा कंपटीशन हो। अच्छा कंपटीशन कहाँ होता है, जहाँ सेलर्स भी होते हैं और बायर्स भी होते हैं और लार्ज अमाउंट में होते हैं। ठीक है, सो ये मैंने आपको क्लियर करवाया हुआ है क्वेश्चन, ये थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए एक एक पॉइंट को, एक एक ऑप्शन को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जहाँ पे लार्ज और नंबर ऑफ बायर्स और सेलर होते हैं वो होता है हमारा प्योरली कम्पिटिटिव मार्केट। सो द वर्ड ओलिगोपोली, सेकंड ऑप्शन डिस्कस कर रहा हूँ बी। द वर्ड ओलिगोपोली इज ड्राइव फ्रॉम अ टू ग्रीक वर्ड। कौन कौन से, ओलिगी मीन्स फ्यू एंड पोलेन मीन्स सेल। फ्यू सेल मतलब जहाँ पे फ्यू सेलर होना। ठीक है, फ्यू सेल होना, जहाँ पे फ्यू सेलर होंगे वहाँ पे सेल भी तो फ्यू सेल होगी, कुछ सेल होगी, है ना। जहाँ पे कुछ सेलर होते हैं उसके हम ओलिगोपोली बोलते हैं, जहाँ पे कुछ सेलर हों। ठीक है, तो अभी कहाँ थे हम, यहाँ पे ओलिगोपोली पे। ठीक है, सो देयर आर फ्यू फर्म्स विच सेल होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी कुछ फर्म्स होती हैं जो होमोजीनियस और डिफरेंशिएट अलग अलग प्रोडक्ट एक तरह से सेल करती हैं फ्यू सेलर्स के अकॉर्डिंग। सो ओलिगोपोली या तो परफेक्ट हो सकती है, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, या परफेक्ट हो सकती है, या इम्परफेक्ट या डिफरेंशिएटेड हो सकती है, लेकिन प्योर कम्पिटिटिव नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जहाँ पे सेलर ही फ्यू होंगे वहाँ पे बायर्स भी फ्यूज होंगे। जहाँ पे थोड़े से बायर्स थोड़े से सेलर्स हों वहाँ पे कंपटीशन कैसे हो सकता है। ठीक है, इन इंडिया सम एग्जाम्पल्स ऑफ एन ओलिगोपोलिस्ट मार्केट आर ऑटोमोबाइल्स। मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, कहाँ गया हमारा ये, हाँ ये पड़ा है, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, स्टील, एल्युमिनियम। तो क्या आपने हर जगह पे सेल होते देखा इन चीज़ों को। इसके फ्यू सेलर होते हैं, ज़्यादा सेल नहीं होती, फ्यू सेलर्स होते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं इसके। सो आई होप कि आपको ओलिगोपोली क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे, सी वाले ऑप्शन पे, आप फ्यू बायर्स, जहाँ पे थोड़े से ख़रीदार होते हैं, थोड़े से बायर होते हैं। अब इस ये वर्ड कैसे बना ओलिगोपोली, जहाँ पे फ्यू प्लस परचेस, थोड़ी सी परचेस होना, मतलब थोड़े खरीदार होना तभी थोड़ी परचेस होगी। इज़ अ मार्केट फॉर्म विच द नंबर ऑफ वायर इज स्मॉल वाइल द नंबर ऑफ सेलर इन थ्योरी कुड बी लार्ज। वायर्स थोड़े होते हैं, थ्योरी के अकॉर्डिंग सेलर ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन वायर्स थोड़े से होते हैं। जहाँ पे वायर कम हो उसे ओलिगोपोली बोलते हैं। सो ये ओलिगोपोली और ओलिगोपोली क्या है, इम्परफेक्ट कंपटीशंस है, इम्परफेक्ट मार्केट्स हैं, कंपटीशंस हैं। ये प्योर कम्पिटिटिव मार्केट्स नहीं है। क्लियर। सो दो ऑप्शन हमारे यहाँ पे गलत हो गए, बी और सी। अभी चलते हैं क्या क्या होता है ओलिगोपोली में, क्या क्या होता है। केबल टेलीविज़न सर्विसेज, इंटरटेनमेंट, ऑयल एंड गैस। ठीक है, सो अब अभी आते हैं मोनोपोली में। मोनोपोली में एक सेलर होता है, मोनोपोली में एक वायर होता है। ठीक है, अगर जहाँ पे ये दोनों टर्म्स मिल जाती हैं वहाँ क्या बन जाता है, बिटरल मोनोपोली। जहाँ पे एक सिंगल बायर और सिंगल सेलर हो उसे क्या बोलते हैं, मिटरल मोनोपोली। सिमिलर रिलेशनशिप्स हो। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट की विंडो आपने देखी होगी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडो, ये सब चीज़ें कौन बनाता है, एक सिंगल सेलर, एक सिंगल कंपनी। ठीक है, लाइक मोनोपोली एंड मोनोपोली आल्सो एज ए इम्परफेक्ट मार्केट कंडीशन। ठीक है, सो क्लियर हो गया।
ये जितने भी हमने डिस्कस किए हैं वो इम्परफेक्ट हैं, परफेक्ट नहीं है या डिफ्रेंशिएटेड हैं एक दूसरे से, लेकिन प्योरली कम्पिटिटिव मार्केट का पार्ट नहीं है। प्योरली कम्पिटिटिव मार्केट किस में होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट नंबर में वायर्स और सेलर्स जुड़े होते हैं। सो राइट आंसर हमारा ए है, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे विलिंगनेस टू पे माइनस एक्चुअल पेमेंट इज़ कॉल्ड। ठीक है, अब एक्चुअली मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जब हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहा होता हूँ मैं, तो मैं ये क्वेश्चन आपने देखा होगा बेसिकली कि जो क्वेश्चन होता है उसके नेक्स्ट वाली स्लाइड पे एक्सप्लेनेशन होता है उस क्वेश्चन का। वो क्यों होता है, वो इसलिए ताकि जब तक मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ तब तक आप उसका आंसर ढूंढ लो, या अपनी नोटबुक में उसे लिख लो उसे पेन के साथ। ठीक है, ताकि बाद में आप देख सको साथ साथ में कि मेरा आंसर गलत था, क्यों गलत हुआ, क्या क्या चीज़ें थी उसमें। ठीक है, अगर आपको मेरा भी कहीं पे आंसर गलत लग रहा है, वैसे तो जितने भी आंसर्स हैं सारे वेरीफाइड हैं, आंसर की के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ और ख़ुद भी चेक करके इन्हें अच्छी तरह से आपको क्लियर करवा रहा हूँ कॉन्सेप्ट को। फिर भी अगर लगता है आपको 1% भी अगर लगता है कि कोई आंसर गलत हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना साथ में। ठीक है, और साथ साथ में सॉल्व करते रहा करो, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, सो अभी यहाँ पे ये है हमारा क्वेश्चन, जहाँ पे आप पे करना चाहते हो पोटेंशियल पेमेंट, लेकिन वहाँ पे एक्चुअल पेमेंट आपको पे करनी होती है, तो उसे क्या कहा जाता है। सिंपल अगर मैं डिफ़ाइन करूँ इसे, अब देखो यहाँ पे राइट आंसर कंज्यूमर सरप्लस है। क्यों है वो देखते हैं। व्हेन वी बाय अ कमोडिटी फॉर कंज्यूमशन वी गेन सम यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग इट, एट द सेम टाइम वी लॉस सम यूटिलिटी इन टर्म ऑफ प्राइस। Utility in term of price that we need to pay it. In beginning, utility gained is usually higher than the utility lost. सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है कि आप एक दुकान पे गए 100 रुपीज़ लेके कि मैंने एक पेन लेना है 100 रुपीज़ का, और फॉर एग्जांपल फ्लेयर का पेन लेना है मैंने 100 रुपीज़ का है, वैसे वो 100 का ही आता है। तो आप दुकान पे जाते हो, दुकानदार को पे करते हो 100 और आपको वो 10 रुपये वापस कर देता है। मतलब 90 का आपको पेन पड़ा, 90 रुपये का आपको पेन मिल जाता है। जो 10 रुपये आपको बचे हैं ना, वो है आपका कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, जो 10 रुपये आपको बचे हैं कंज्यूमर सरप्लस। वो कैसे यहाँ पे देखिए, जो दुकानदार ने आपसे मांगा वो है एक्चुअल प्राइस। ठीक है, अब जो पोटेंशियल प्राइस है वो आपके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, अब एक्चुअल प्राइस तो आपका उसने लिया 90 रुपये, आप लेके गए थे 100 रुपीज़। सो कंज्यूमर सरप्लस कितना निकला आपका 10 रुपये। क्लियर। सो अब इसमें क्वेश्चन में और क्या है इसमें कि विलिंगनेस टू पे माइनस एक्चुअल पेमेंट, जिसमें माइनस एक्चुअल पेमेंट से माइनस किया जाए। ठीक है, 10 रुपये आपको वापस कर दिया एक्चुअली पेमेंट से। सो उसे बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। इसमें बेनिफिट ज़्यादातर कंज्यूमर्स को होता है। ठीक है, द टोटल रेवेन्यू डेट प्रोड्यूसर रिसीव। अब ये हम बात कर रहे हैं सेकंड वाले ऑप्शन की, प्रोड्यूसर सरप्लस। एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि प्रोड्यूसर सरप्लस और सप्लायर सरप्लस दोनों सेम है। ठीक है, सिमिलर हैं दोनों। अब इसमें क्या होता है कि हर प्रोड्यूसर चाहता है, प्रोडक्शन करने वाला चाहता है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हो और सेल भी ज़्यादा से ज़्यादा, उसकी रिटर्न भी अच्छी आए। ठीक है, सो अ टोटल रेवेन्यू डेट प्रोड्यूसर रिसीव फ्रॉम सेलिंग देयर गुड्स माइनस द टोटल कॉस्ट। अब वो क्या करता है, जो उसको रिटर्न आती है कस्टमर की तरफ से, मान लीजिए उसको 10,000 की रिटर्न आई, उसकी कॉस्ट थी 7,000, उसको जितना भी एक्सपेंस हुआ वो 7,000 का हुआ और उसने 10,000 रुपये अर्न किए। तो 7,000 में से जो 10,000 में से 7,000 निकलेंगे तो 3,000 रुपये बचेंगे। सो जो 3,000 है वो क्या है, वो प्रोड्यूसर सरप्लस है। इसमें लॉस भी हो सकता है, उसको बेनिफिट भी हो सकता है। ठीक है, सो इसे बोलते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, जो कि हम बोल सकते हैं टोटल कॉस्ट में से जब हमें मार्जिनल कॉस्ट निकाली जाए, है ना, ऐसा हम बोल सकते हैं। प्रोड्यूसर सरप्लस हमारे पास पेयर बन जाता है। सो यूटिलिटी कॉस्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, सो यूटिलिटी कॉस्ट होती है जिसमें आप सेटिस्फाई होते हो, कितनी कॉस्ट में आप सेटिस्फाई हो। ठीक है, कितना आप पे करने के लिए सेटिस्फाई हो किसी चीज़ का। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट का कितना पे कर सकते हो, कितना पे करने में आप सेटिस्फाई हो। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस है। ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये कुछ एग्जांपल मैंने दिए हैं, आई होप कि इससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं इसको रेज कर देता हूँ एक बार। ठीक है, सो
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, मैच करना है इसको। सो मैंने यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है, पहले एक्सप्लेन को मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। अब देखिए किंकर डिमांड कर्व क्या होती है। एक ओलिगोपॉली है, वाज डेवलप्ड बाय पाउल एम सुवीजे इन 1939। एग्जाम्पल ने तो इनका मेन काम क्या था इस थ्योरी का, इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर ओलिगोपॉली रिड्यूस प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन थी इसमें, तो उनको सभी को साथ साथ में चलना होता है। जितने भी यहाँ पे इस कंडीशन में जो भी मार्केट होती है उनको साथ साथ में चलना होता है। अगर कोई एक बंदा यहाँ पे प्राइस कम करता है तो सभी को कम करने पड़ते हैं, अगर कोई ज़्यादा करता है तो सभी को ज़्यादा करने पड़ते हैं। अगर कोई उस चीज़ को फॉलो नहीं करता, ठीक है, उस लॉ को फॉलो नहीं करता, तो उसमें लॉस हो जाता है और शेयर मार्केट में शेयर्स का नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें यही मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, उसे हम किंकर डिमांड कर्व बोल देते हैं, ठीक है, ओलिगोपॉली किंकर डिमांड कर्व इसको हम बोल देते हैं, ठीक है। अब बैक चलते हैं थोड़ा सा। सो ओलिगोपॉली जो हमारा ऑप्शन हमने डिस्कस किया है उसे हम किंकर डिमांड कर्व बोल देते हैं, ठीक है। सो ये हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद थोड़ा नेक्स्ट और डिस्कस करते हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग मेथड क्या है, जिसमें आपको इंजीनियरिंग मेथड आल्सो नोन एज इंजीनियरिंग डिज़ाइन इज़ अ सिस्टमैटिक अप्रोच यूज टू रीच द डिज़ायर सोल्यूशन टू प्रॉब्लम। तो यहाँ पे 6 स्टेप है, आइडिया, कॉन्सेप्ट, प्लानिंग, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, लॉन्च फ्रॉम अ प्रॉब्लम, डेफिनेशन, डिज़ायर, रिजल्ट, ठीक है। तो इंजीनियरिंग मेथड आप एक बार समझ लीजिए। अब उसके बाद हम वापस यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। सो इंजीनियरिंग मेथड हमारे यहाँ पे डील कर रहा है कॉस्ट फंक्शन के साथ। अब जिसमें क्या होता है कि आपको जो चीज़ें उसमें आती हैं इंजीनियरिंग फंक्शन में, डिज़ाइन होना प्रोडक्ट का, पैकेजिंग होना, ठीक है, प्रोडक्ट की मटेरियल की कितनी कॉस्ट पड़ी है, वो सब चीज़ें होना, वो इंजीनियरिंग मेथड के साथ डील करती हैं यहाँ पे, कॉस्ट फंक्शन हम जिसे बोलते हैं, ठीक है। 2 ऑप्शन हमारे मैच हो गए यहाँ पे। तो प्रोडक्शन की बात करें यहाँ पे, प्रोडक्शन का मतलब कि जितनी भी हमारी आउटपुट हो रही है, जितनी हमारी कॉस्ट लग रही है, जितना भी वेरिएबल यूज़ हो रहा है उस प्रोडक्शन के लिए, उसकी इक्वल आउटपुट आती है। हमेशा ये एक लॉ रहता है, ये रूल ऑफ थंब है कि उसकी जो आउटपुट है वो इक्वल आती है। क्योंकि जब आप लेबर से जितना काम लोगे उसका एक पहले ही पैरामीटर बन जाता है कि इतना हमने लेबर से काम लेना है, इतना हमने मटेरियल बनाया हुआ है और इतने टाइम तक इन्होंने इसको फिनिश करना है, इतने यूनिट हमने सप्लाई करनी है। सो प्रोडक्शन फंक्शन ऑलवेज आइसोकोएंट क्यों होता है, क्योंकि ये जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है इक्वलिटी, इक्वल होना। तो आउटपुट इक्वल होती है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन फंक्शन के, ठीक है। सो लास्ट हमारा ऑप्शन रह गया है सप्लाई फंक्शन, जिसको हम मैच कर देंगे फैक्टर प्राइजेस के साथ, जो डील करता है प्राइस को, ठीक है। सप्लाई फंक्शन हमेशा डील करता है प्राइस को। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पे क्या हुआ, ए, 3 4 2 1, ए ऑप्शन हुआ हमारा यहाँ पे आंसर, ठीक है। सो आप इनमें थोड़ा सा ऑप्शंस में मत जाइए। यहाँ पे ऑप्शंस में क्या हुआ है कि ये वाले जो ऑप्शंस हैं इनको आप यहाँ फॉलो मत कीजिए, ये वाले ऑप्शंस, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ ये सही है, मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ इस चीज़ को। ये वाले सारे ऐसे ही सही हैं बिल्कुल, ये पार्ट सही है बिल्कुल। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करेगा, ये आप सीक्वेंस ऑर्डर मत लेना 1 2 3 4, इसको कटा हुआ समझो बस, ठीक है, ये फॉलो करो, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से है ए बीच में, ठीक है, जैसे कि मैंने आपके लिए मैच किया था यहाँ पे, मैं दोबारा कर देता हूँ। ओलिगोपॉली, किंकर डिमांड कर्व, ठीक है, कॉस्ट फंक्शन इंजीनियरिंग, ठीक है। अब सप्लाई हमारी आ रही है फैक्टर के साथ और प्रोडक्शन फंक्शन जा रहा है आइसोकोएंट के साथ, ठीक है। चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे। When analyzing your business and its environment, it is useful to careful inspect। जब आप एक बिजनेस इस्टेब्लिश करते हो या एनालिसिस करते हो उसकी इन्वायरमेंट को, कि कहाँ पे इन्वायरमेंट इसमें आ जाता है कि मैक्रो लेवल पे, कि आप जहाँ पे बिजनेस कर रहे हो उस चीज़ की वहाँ पे डिमांड है, क्या क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, आप वो बिज़नेस वहाँ पे कर सकते हो जो करना चाह रहे हो, क्या आपको वो प्रोडक्ट वहाँ पे सेल होगा, क्या उसकी ट्रांसपोर्टेशन आपको ईजी रहेगी, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। सो क्या क्या चीज़ें आप देखोगे इसमें, स्ट्रेंथ वीकनेस देखोगे, क्या चीज़ें आपने सेलेक्ट करनी है, कितना आपके पास पैसा है उस पर लगाने के लिए बिजनेस के ऊपर, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या है, अपॉर्चुनिटी देखनी है कि अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे, मतलब मान लीजिए कि अगर आप कोई बुक शॉप ओपन करना चाहते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं उसका, तो आपके आसपास कोई यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल्स वगैरह हैं, मतलब अपॉर्चुनिटी है जिसको सेल कर सकें आप।
थ्रेट वगैरह रहता है हमेशा, जो ज़्यादातर थ्रेट, सबसे बड़ा थ्रेट रहता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का रहता है, ठीक है, और जो कभी भी चेंज हो सकती हैं क्योंकि ये क्लियर नहीं होती। सो थ्रेट बहुत सारे हो सकते हैं मार्केट में, कोई दूसरा कंपटीटर ना आ जाए, ठीक है। सो ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ही ऑप्शन करेक्ट है हमारे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे, विच ऑफ द मेथड अप्लाइड फॉर मेजरिंग जीएनपी, कौन सा मेथड अप्लाई होता है जीएनपी मेज़र करने के लिए। इनकम मेथड, नेशनल इनकम, जिसमें नेशनल इनकम हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें जो खर्चे होते हैं वो हम डिस्कस कर सकते हैं। वैल्यू एडड मेथड, प्रोडक्ट को बोल देते हैं, ठीक है, जो एडिशनल प्रोडक्ट ऐड होते हैं सर्विसेज के दौरान, ठीक है। सो थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर देता हूँ आपको जीएनपी को। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी, ओके, इज़ अ ब्रॉड मेजर ऑफ नेशनल total economic activity. GNP is the value of all finished goods and services produced in a country in 1 year by its nations. So end of the year, so जितना भी अर्निंग होता है वो कैलकुलेट किया जाता है। नेशनल इनकम, जो अर्निंग्स होती है एक कंट्री में, उसको मेज़र किया जाता है और देखा जाता है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कितना है ना। सो हाउ टू कैलकुलेट कैसे होती है अब इसमें, इनकम अर्न बाय सिटीजन्स, कंपनीज एब्रॉयड। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें जो फॉरेन कंपनीज़ हैं जिनका पैसा फॉरेन्स में जाता है, जो कंपनीज फॉरेन्स हैं, इंडियंस नहीं है, लेकिन इंडियन में उनका बिजनेस चल रहा है, तो उनकी अर्निंग काउंट नहीं होती इसमें, ठीक है। द फिगर यूज टू एक्सेस जीएनपी इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेंजिबल गुड्स, कार, फर्नीचर्स, एग्रीकल्चर्स। सो ये मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एंड द प्रोविज़न ऑफ सर्विस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, बिजनेस सर्विसेज, ये सब इसमें इंक्लूडेड हो जाती हैं। ऑल ओवर नेशनल की जितनी इनकम और एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या रहता है इसका, जो आपने कंज्यूम किया प्लस गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट्स कितनी हुई है प्लस एक्सपोर्ट कितना हुआ, फॉरेन प्रोडक्शंस बाय यूएस कंपनीज, उसमें से माइनस किया जाता है डोमेस्टिक प्रोडक्शन बाय फॉरेन कंपनीज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। सो इसको समझने के लिए आपको 1 बाई 1 गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर समझने पड़ेंगे। इन्वेस्टमेंट्स में क्या क्या चीज़ें इन्वेस्ट होती हैं, एक्सपोर्ट क्या क्या होता है। बेसिकली अगर हम बात करें, जितना मर्जी एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, उस चीज़ के बारे में बात की गई है। एक बड़े हाई लेवल की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। फॉरेन प्रोडक्शन की बात की गई है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इनको यहाँ पे एक्सप्लेन करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप एक एक चीज़ को अलग अलग से समझ सकते हो निकाल के इसको, ठीक है। सो प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड क्या है, इज़ अ वे ऑफ कंप्यूटिंग द नेशनल इनकम ऑफ कंट्री। दिस सिस्टम इज आल्सो नोन एज आउटपुट और इन्वेंट्री मेथड। दिस मेथड कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय एडिंग वैल्यू टू प्रोडक्ट एवरी स्टेज। ऑल ओवर क्या है कि ये टूल है एक तरह का, ये टूल्स हैं जो बाकी के ऑप्शन यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, ये टूल्स हैं। सो राइट आंसर हमारा जो है ये तीनों ही हैं कि कैसे मेज़र कर सकते हैं जीएनपी को। सो आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ मार्केट स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ 1 वायर एंड 1 सेलर इज रेफर्ड एज। जहाँ पे एक वायर है और एक सेलर है, वो इनमें से किस चीज़ को रेफ़र करेंगे। सो हमने स्टार्टिंग में ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि जहाँ पे एक वायर हो उसे मोनोपोली, जहाँ पे एक सेलर हो उसे मोनोस्पोली बोलते हैं। जब ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तब इसको हम बोलते हैं बिटरल मोनोस्पोली। ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। लेकिन एक और चीज़ है जो हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं की, वो क्या है यहाँ पे, ड्यूओपोली। ड्यूओपोली में क्या होता है, 2 कंपीटिंग बिजनेसेस होते हैं, कंट्रोल द मेजॉरिटी ऑफ मार्केट सेक्टर फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस दे प्रोवाइड, ठीक है। इसके लिए मैं कैसे आपको एग्जांपल दूंगा यहाँ पे कि जैसे कि एक अमेज़ॉन है, ठीक है, मतलब एक ऐसी कंपनी जो एक ही सर्विस देती है, बहुत सारे बायर्स होते हैं अब उसके। अब एक अमेज़ॉन है जिसके ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, एक सर्विस नहीं बहुत सारे प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने किंडल एडिशन निकाला हो जिसमें सिर्फ बुक्स सेल हो रही हैं, सिर्फ बुक्स वो सेल कर रहे हैं। सो बुक्स की मार्केट है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ड्यूओपोली बोलेंगे। इन द ई बुक मार्केट बट नॉट एसोसिएटेड विद ड्यूओपोली इन द अदर प्रोडक्ट सेक्टर। जहाँ पे बाकी के और प्रोडक्ट उसमें ऐड नहीं किए जाते, सिंगल प्रोडक्ट की ही सेल होती है, जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा
इसको सिंपली हम इसको मैचिंग कर लेंगे, पॉसिबिलिटी भी थोड़ा एक्सप्लेन भी कर लेंगे, ठीक है। परसेंटेज जब चेंज होते हैं क्वांटिटी में, क्वांटिटी डिमांडेड में, मतलब डिमांड कम होती है ज़्यादा होती है, तो क्या होता है साथ में प्राइस भी कम ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्राइस इलासिटी। प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ी, डिमांड कम हुई प्राइस बढ़ गया, या प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो गई। सो परसेंटेज चेंज इन डिमांड टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ सम अदर कमोडिटीज़। जब जैसे कि अब हमने एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में, एक प्राइस का इफेक्ट, एक प्रोडक्ट का इफेक्ट दूसरे पे पड़ता है। सो डैट इज़ कॉल्ड क्रॉस इलासिटी, ठीक है। परसेंटेज चेंज हुए डिमांड में, लेकिन परसेंटेज चेंज हुए प्राइस में, उसके बाद सम अदर कमोडिटीज़, ठीक है। अब हमारे रह गए हैं इसमें दो ऑप्शंस, होमोजीनियस प्रोडक्ट, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे सेलर और बायर्स होते हैं, सिमिलर से प्रोडक्ट होते हैं, यूनिक प्रोडक्ट नहीं होता, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं होता जो दूसरे दुकानदार पे नहीं मिलता। सो परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट डिमांडेड एंड फैक्टर दैट अफेक्ट द क्वांटिटी, ठीक है, वो है हमारा मार्केट डिमांड, ठीक है। प्रोडक्ट की क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट डिमांड, डिमांड कितनी, प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, क्वांटिटी की कितनी डिमांड है, एंड फैक्टर दैट अफेक्ट द क्वांटिटी, और क्या क्या फैक्टर हैं जो क्वांटिटी को प्रभावित कर सकते हैं, मतलब डिमांड कम ज़्यादा हो सकती है, क्या क्या उसके फैक्टर हो सकते हैं। सो उसका जो रिलेशनशिप्स है वो है मार्केट डिमांड, ठीक है। ऑल ओवर मतलब एक मार्केट डिमांड का एक सर्कल है जिसके बीच में ये वाला ऑप्शन हमारा आ रहा है, अगर हम सिंपल इसको एक्सप्लेन करें यहाँ पे। तो ये मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, बहुत सारी फर्म्स होती हैं, फ्रीडम ऑफ एंट्री होती है, कभी भी एग्जिट भी कर सकते हो, ठीक है। ऑल फर्म प्रोड्यूस एन आइडेंटिकल या होमोजीनियस प्रोडक्ट, ठीक है, जो आपको कहीं से भी मिल जाए। ऑल फर्म आर प्राइस टेकर, देयर फॉर द फर्म डिमांड कर्व इज परफेक्ट इलासिटी, देयर इज़ परफेक्ट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, ठीक है। सो ये था परफेक्ट कंपटीशन हमारा। अब डिस्कस करते हैं मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड डिस्क्राइब्स द डिमांड फॉर गिवन प्रोडक्ट who want to purchase it. This is determined how willing consumer are spend on certain price। मतलब मार्केट डिमांड क्या होती है कि जैसे सबसे पहले जो कि अगर हम मोबाइल फ़ोन की बात करें तो मोबाइल फ़ोन चलते थे जो स्मार्ट नहीं होते थे, एकदम से स्मार्टफोन आए तो लोगों ने ख़रीदने शुरू कर दिए, उसके बाद उनकी कैमरा क्वालिटी बढ़ी तो और लोगों ने ख़रीदने शुरू किए, बैटरी का टाइम बैकअप बढ़ा तो और लोगों ने ख़रीदना शुरू किया। तो मतलब मार्केट डिमांड क्या है, कंसीडर करती है कि कंज्यूमर को क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या उसकी डिज़ायर्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पे द क्रॉस इलासिटी ऑफ डिमांड इज़ प्रोपोर्शनल चेंज इन द क्वांटिटी एक्स गुड डिमांडेड रिजल्टिंग फ्रॉम अ गिवन रिलेटिव चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड वाई, ठीक है। एक प्राइस चेंज होने का इफेक्ट दूसरे पे पड़ना, डेट इज़ कॉल्ड क्रॉस इलासिटी ऑफ डिमांड। सो क्रॉस इलासिटी ऑफ डिमांड इज मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ परचेसर ऑफ बाय टू चेंज इन द प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री गुड्स हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं कि किसने कौन सी थ्योरी लिखी है या कौन सी थ्योरी लिखी है, कौन सा कॉन्सेप्ट लिखा है, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, हाइपोथेसिस दैट कंज्यूमशन इज़ वन पीरियड वुड बी फंक्शन ऑफ इनकम इन डैट पीरियड, द रिटर्न ऑन सेविंग ऑफ प्रीवियस पीरियड इज गिवन। मतलब जो पुरानी आपने अर्निंग की है, अगर उसमें से कुछ सेविंग है वो आज काम आएगी, आज की जो सेविंग है वो कल काम आएगी, ठीक है। ऑन सेविंग ऑफ प्रीवियस पीरियड इज़ गिवन बाय। तो ये जो थ्योरी है, ये कॉन्सेप्ट है, ये इनमें से किसने दिया था यहाँ पे। तो मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, डेफिनेशंस। द लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस वर डेवलप्ड बाय फ्रैंको मोर्गिलानी इन 1957। 1957 में इस थ्योरी को दिया गया था फ्रैंको मोर्गिलानी की तरफ से। द थ्योरी स्टेट द इंडिविजुअल सीक टू स्मूथ कंज्यूमशन ओवर द कोर्स ऑफ लाइफ टाइम, बोरोइंग इन टाइम्स ऑफ लो इनकम, सेविंग ड्यूरिंग पीरियड ऑफ हाई इनकम। कि जब भी लो इनकम होती है तो कस्टमर्स क्या करते हैं, कंज्यूमर क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं कि उसको कंज्यूम करते हैं, उस इनकम के साथ अपना गुजारा करते हैं, मतलब यूटिलाइज़ करते हैं। जब ज़्यादा इनकम हो जाती है तो ये सेव करना शुरू कर देते हैं। सो ये डेफिनेशन, ये थ्योरी फ्रैंको मोर्गिलानी की तरफ से 1957 में दी थी। सो राइट आंसर इज़ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई वन विच इज़ नॉट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न थी, मैंने कई जगह पे शेयर भी किया था, इसीलिए देखने के लिए कितने लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न है। सो कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न किस में निकली, अब देखिए इंडिफरेंस कर्व, ये देखिए।
सो इसके क्या इंपॉर्टेंट डिस्क्राइब किए हुए हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो देयर आर डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, मैं साथ साथ में इसके लिए डायग्राम बना देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से क्लियर करते हैं इसको और ताकि बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं वो अच्छे से डिस्कस नहीं किए, डैट्स मीन्स कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से और क्लियर कर देता हूँ मैं। ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब ये x है हमारा, ठीक है, ये y है हमारा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे यहाँ पे, इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग सबसे पहले मैं बता देता हूँ इंडिफरेंस कर्व क्या है। इंडिफरेंस कर्व है जिसमें आपको इक्वल सर्टिफिकेशन मिले, मतलब जैसे आपके पास 2 एप्पल हैं, ठीक है, और 3 आपके पास ऑरेंज है, तो 2 एप्पल का जो आपकी सर्टिफिकेशन है वो 3 ऑरेंज आपकी फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको ऑरेंज 2 मिले 2 एप्पल के बदले, ठीक है, तो आपकी सर्टिफिकेशन क्या होगी, वो कम हो जाएगी, वो कंप्लीट नहीं होगी। सो इस कंडीशन में जो इंडिफरेंस कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग में आ जाती है। ठीक है, सो इंडिफरेंस कर्व कॉन्केव टू ऑरिजिन्स, कन्वेक्स टू ऑरिजिन्स। तो ये 2 कंफ्यूज कर रहे थे आपको, बाकी तो प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको वो क्लियर है। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट एट एज। ठीक है, ये भी सही है ऑप्शन, ये भी सही है। अब मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। कनकेव कर्व कौन सी होती है, ये वाली। कनकेव जो कनकेव ऑरिजिन है वो ये वाली है, और जो हमारी कॉन्वेक्स है वो ये वाली है। लेकिन हमने क्या करना है कि जैसे जैसे हमारी सर्टिफिकेशन बढ़ती जाती है, ठीक है, एक गुड्स के लिए वो दूसरे के लिए डिक्रीज़ होती जाती है। अगर आपकी सर्टिफिकेशन, मान लीजिए आपको 4 एप्पल खाने हैं और आपने उसमें से पहला एप्पल खा लिया, तो आपकी जो सर्टिफिकेशन फर्स्ट टाइम होगी वो सेकंड बार में नहीं होगी। जब आप सेकंड खा लोगे वो 3 टाइम थोड़ी और कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं आपका, ये देखिए x, और ये लेते हैं गुड्स y की वैल्यू। अब आपने जैसे जैसे आपकी जो x की वैल्यू है यहाँ पे आगे आगे बढ़ती जाएगी, है ना, 1 की, 2 की, 3 की, जैसे जैसे आगे आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा कि आपकी जो y की वैल्यू है वो डाउन होती जाएगी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके डायग्राम थोड़ा क्लियर बना देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। सो ऐसे होगा हमारा डायग्राम यहाँ पे। ये जो डायग्राम है हमारा यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन। ये कॉन्वेक्स है। अगर डायग्राम ऐसे बनेगा ऐसे करके तो ये होगा कनकेव। ठीक है, सो इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है, जब एक चीज़ के लिए आपकी सर्टिफिकेशन होती है तो दूसरी के लिए कम होती जाती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है हमारी। ठीक है, लेफ़्ट की राइट टू लेफ़्ट डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, सो राइट आंसर हमारा इसमें से क्या निकलेगा, बी। क्यों निकलेगा, क्योंकि इन्होंने कहा जो इनमें से विच इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जो इनमें से प्रॉपर्टी नहीं है इंडिफरेंस कर्व की, तो कौन सी नहीं है, कनकेव नहीं है, और कन्वेक्स तो है इसमें। सो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत है, मतलब आंसर सही है लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है इसमें। ठीक है, सो आई होप कि इसमें जितने भी क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे, वो आपके क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैनल में NTA नेट जनरल पेपर 1, मैनेजमेंट, HRM और कॉमर्स के जो जो यूनिट्स मैनेजमेंट HRM के साथ सिमिलर होंगी, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे आज की यूनिट थी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, तो ये सब चीज़ें आपके कॉमर्स में भी आती हैं, मैनेजमेंट में भी, HRM में भी। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम से लेकर करेंगे, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो होती रहे। जो जो आपके डाउट्स हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में, कहीं से आंसर की आपको गलत मिल चुकी है और कहीं से एक्सप्लेनेशन आपको गलत मिल चुका है, आप गूगल या यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो, तो बेटर रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जिनका पेपर 2 भी है और पेपर 1 तो जनरल आपका सभी का सेम है, और जो पेपर 1 होगा आपका जनरल, उसमें हम हिंदी और इंग्लिश में, मैं जितने भी MCQ डिस्कस करूँगा वो हिंदी और इंग्लिश में किए जाएंगे, ताकि दोनों ही लोग फॉलो कर सकें इस चीज़ को। सो थैंक यू सो मच गाइस।